नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में वंडरमैन परमाणु की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बेनाम। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। यमुना नदी प्राचीन समय में जिसे दिल्ली नगरी की सबसे बड़ी सुरक्षा दीवार समझा जाता था। दुश्मनों को लड़ाई जीतने के लिए उसे पार करना होता था। कितनी बार दिल्ली को जीतने की कोशिश की गई और कितनी बार यमुना नदी पार की गई, ये इतिहास की बातें हैं। लेकिन वर्तमान में रोजी रोटी की लड़ाई को जीतने के लिए यमुना नदी लाखों इंसानों द्वारा रोज पार की जाती है, यमुना पर बने पुलों के जरिए। और जैसे जैसे यमुना पार करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उस पर मौजूद पुलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। भारत जापान के सहयोग से बन रहे पवन सेतु नामक इस पुल ने भी यमुना नदी पर मौजूद पुलों में एक की बढ़ोतरी करनी थी। अगर किन्हीं अज्ञात कारणों से इस पुल का निर्माण कार्य बीच में ही ना रुक गया होता, पुल का निर्माण कार्य रुक जाने की वजह से उसके बनाने में इस्तेमाल होने वाले अत्यंत महंगे उपकरण आज बेकार स्टोर में खड़े हैं। लेकिन जो उपकरण सरकार के लिए बेकार थे, वो कुछ लोगों के लिए बहुत काम के थे, और ये कुछ लोग निसंदेह ही अच्छे लोग नहीं होते हैं। भड़ाक। और जो अच्छे लोग नहीं होते हैं वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि रास्ते में आई रुकावटों को कैसे हटाया जाता है। लेकिन कुछ रुकावटें ऐसी होती है जिन्हें अच्छे से अच्छा भी नहीं हटा सकता। ये तो कोई जमूरा सामने खड़ा है, दीवार की तरह इसे भी गिरा दो। परमाणु नामक उस दीवार को गिराने के लिए ड्राइवर ने बुलडोजर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन गिराने के लिए वो दीवार अपने स्थान पर खड़ी कहाँ रही। परमाणु फौलाद की उस दीवार का नाम है जो गिरने के लिए नहीं, गिराने के लिए बनी है। ताड़। इस पुल का निर्माण बंद होने के साथ ही मैं समझ गया था कि इसके पीछे जरूर कोई घोटाला पनप रहा है। ये सारा घोटाला किसके इशारे पर हुआ? किसके पास है इस पुल के घोटाले की फाइल? मुझे उस आदमी का नाम चाहिए, और उसका नाम मैं तुम्हारे हलक में हाथ डालकर भी उगलवा लूंगा। तड़ाक। परमाणु के बारे में प्रसिद्ध है कि वो चाहे तो पत्थर भी बोल पड़े। तो भला वो बदमाश कैसे ना बोलते हैं? कालू प्रसाद यादव, वही इस सारे घोटाले का कर्ता धर्ता है। कालू प्रसाद यादव, ये तो बहुत पहुंचा हुआ नेता है, गृह मंत्री का दायां हाथ। लेकिन अगर ये हाथ सचमुच इस पुल घोटाले की कालिक से रंगे हुए हैं, तो उसमें बिना किसी डर के हथकड़ी पहनाएगा। इंस्पेक्टर विनय यादव साहब तो पार्टी की एक जरूरी मीटिंग में शामिल होने बिहार गए हुए हैं। वे परसों वापस लौटेंगे, आप तब आइएगा। ओह, परसों के बाद कालू यादव अपने इस शानदार बंगले में नहीं, सेंट्रल जेल में होगा। क्रोध में भभकता वापस लौटा इंस्पेक्टर विनय क्या जानता था कि कालू यादव के सेक्रेटरी ने उसके साथ चाल चल दी थी। मुझे तो वो इंस्पेक्टर बड़ा काइया लगा सर, उसके इरादे अच्छे नहीं लगते। वो आप तक पहुंच ही जाएगा, चिंता की कोनो बात नहीं सेक्रेटरी। वो इंस्पेक्टर अपना कोई भी इरादा सफल ना कर पाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हम तक पहुंचने से पहले वो मौत तक कैसे पहुंचेगा। का नाम बताए है उसका? विनय, इंस्पेक्टर विनय। इंस्पेक्टर विनय। आज के बाद वो इंस्पेक्टर धरती पर ना ही यमराज के पास नजर आएगा। कालू यादव की उंगलियां टेलीफोन के नंबरों पर नाची, और एक पल बाद ही, हम कालू प्रसाद यादव हैं, आप कौन बोलते हैं? मौत का कोई नाम नहीं होता, वो जिस रूप में आती है वही उसका नाम हो जाता है। इसलिए नाम की छोड़ो और काम की बात करो। वो आप इंस्पेक्टर विनय का नाम सुने हैं ना? वही विनय जिसका नाम रोज ही अखबारों की सुर्खियों में आता है। हम उसे इस दुनिया में देखना नहीं चाहते। अरे रुपए पैसे की चिंता ना करना, जो चाहे मिलेगा।
ठीक है, 10 लाख रुपए तैयार रखो। कल आखिरी बार इंस्पेक्टर विनय का नाम अखबार में छपेगा और उसके बाद वो हमेशा के लिए हो जाएगा बेनाम। अपने ऊपर मंडराते मौत के खतरे से अनजान था इंस्पेक्टर विनय। सिर्फ एक दिन का इंतजार और फिर पुल घोटाले के सारे पर्दों को फाश कर दूंगा। अरे, ये पतली रोशनी की लकीर कहाँ से आ रही है जो सीधे मेरे छाती पर आकर टकरा रही है। रोशनी का पीछा करती इंस्पेक्टर विनय की नज़र अपनी छाती पर पड़ी और इसी के साथ उसके सारे जिस्म में चींटियां सी रेंग गई। ओह नो, मेरी नेम प्लेट मोम की तरह पिघलकर नीचे गिर रही है। कैसे? साए साए करता इंस्पेक्टर विनय का मस्तिष्क एक बार फिर चौंका। रोशनी की जो लकीर अभी मेरी छाती पर पड़ रही थी, अब वो जीप के पेट्रोल टैंक पर पड़ती नजर आ रही है। क्या ये रोशनी मेरी नेम प्लेट की तरह जीप के पेट्रोल टैंक को भी पिघला देगी? चीते सा चौकन्ना नजर आने लगा इंस्पेक्टर विनय। उसी पल जीप में हुआ वो तेज विस्फोट। बड़ाम! पेट्रोल में लगी आग से हुए धमाके ने खिल खिल कर डाला जीप का पुर्जा पुर्जा। और इसी के साथ फूल सा खिल गया उस शख्स का चेहरा जो था बेनाम। मैंने एक और ऐसे नाम को बेनाम कर दिया जो बहुत नाम कमा रहा था। यही तो जुनून है मेरा, उसका नामो निशान मिटाना जिसका बहुत नाम है। कालू यादव तो इस खबर को सुनकर ऐसा खुश हुआ जैसे उसे प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल गई हो। बहुत अच्छा काम किए हैं आप, ये लीजिए अपना इनाम, पूरे 10 लाख रुपए। इस 10 लाख के साथ साथ मैं तुमसे एक वादा भी चाहता हूँ यादव। बहुत नाम चमक रहा है तुम्हारा और ये तो तुम जानते ही हो कि हर चमकने वाले नाम से सख्त नफरत है मुझे। अपने नाम को मिटाओ यादव, नहीं तो बेनाम के हाथों खुद मिट जाओगे। हमारा दुश्मन इंस्पेक्टर विनय खत्म हो गया। हम आज से अपने को बेनाम करने का वादा करते हैं। अपने जिस दुश्मन को यादव खत्म हुआ समझ रहा था वो अभी सही सलामत था। वो रोशनी मामूली नहीं हो सकती, मौत की रोशनी थी वो, जिससे मुझे मारने की कोशिश की गई। निसंदेह ही पहले उसका निशाना मेरा दिल था। अगर मैंने वर्दी के नीचे परमाणु वाली एस्बेस्टस की पोशाक ना पहनी होती तो मेरा दिल उस रोशनी का निशाना भी हो गया होता। लेकिन वो है कौन जो उस रोशनी से मुझे खत्म करना चाहता था? कहीं इस सब का संबंध पोल घोटाले वाले केस से तो नहीं? जो पोल घोटाला इंस्पेक्टर विनय की जान का दुश्मन बना हुआ था, उसने अगले ही दिन एक नई करवट ले ली। क्राइम कवरेज। पोल घोटाले में लिप्त समझे जाने वाली पांच नेताओं का इस्तीफा। इस खबर ने जहां सभी को चौंकाया, वहीं इंस्पेक्टर विनय को खुश कर दिया। इस्तीफा देने वाले 5 नेताओं में से कालू यादव भी एक है। उसके इस्तीफे से मेरे लिए इस केस पर काम करना अब आसान हो जाएगा। अब मैं बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के कालू यादव जैसे शख्स को दबोचकर उससे सच उगलवा लूँगा और इसके लिए मुझे तुरंत ही उसके पास पहुँचना होगा। जिस कालू यादव के लिए इंस्पेक्टर विनय तुरंत ही रवाना हुआ, वो उसे कहीं नहीं मिल पाया। आपने यहाँ पहुँचने में थोड़ा विलम्ब कर दिया श्रीमान। यादव साहब अभी अभी 4 नेताओं के साथ विदेश यात्रा पर रवाना हो गए हैं। 5 नेताओं ने कल ही एक साथ अपने अपने इस्तीफे दिए हैं और आज पांचों मौज मस्ती करने विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। दाल में ज़रूर कुछ काला है, मुझे इसकी जांच करनी होगी और इसके लिए मुझे कालू यादव के साथ साथ उन 4 नेताओं को भी रोकना होगा जो विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। मुझे जल्दी से जल्दी उन तक पहुंचना होगा और ऐसा करने के लिए मुझे बनना होगा परमाणु। वो जा रहा है वो चार्टर्ड प्लेन जिसमें वे पांचों मौजूद हैं। उस प्लेन को वापस ज़मीन पर उतरने को मजबूर करने के लिए मुझे कोई तरकीब सोचनी होगी। अपने प्रयासों से परमाणु शायद उस चार्टर्ड प्लेन को रोकने में सफल भी हो जाता, अगर एकदम नीचे से आकर वो तेज़ रोशनी प्लेन पर ना पड़ती।
और उसमें तेज विस्फोट ना हो गया होता। वड़ुम! परमाणु की आंखों के सामने ही एक तेज धमाके ने उस प्लेन और परमाणु के सारे अरमानों की धज्जियां उड़ा दी। इस प्लेन का विस्फोट से उड़ जाना यह साबित करता है कि कालू यादव और उसके चारों साथियों की हत्या करने की साजिश पहले से ही रची जा चुकी थी और ऐसा सबूतों को नष्ट करने के लिए किया गया और इसके लिए इस्तेमाल की गई वही विनाशकारी रोशनी जिससे मुझे मारने का प्रयास किया गया था। कौन था वो और उसका अगला कारनामा क्या होगा? उस विनाशकारी रोशनी को फेंकने वाले का अगला कारनामा परमाणु के ही क्या सारी दुनिया के सामने आने वाला था। आज हमारी कंपनी को स्थापित हुए पूरे 100 वर्ष हो चुके हैं। इन 100 वर्षों में जितना नाम हमारी कंपनी ने कमाया है शायद ही किसी और कंपनी ने कमाया हो। बनाम! अरे, जो नाम तुमने पिछले 100 साल में कमाया है वो पल भर में ही सदा के लिए खत्म हो जाएगा बेनाम के हाथों। डूबर कंपनी के बाद एक और नामी कंपनी कैप्सी पर टूटा बेनाम का कहर। विदेशों में खूब नाम कमाने वाली इस कंपनी का भारत में कोई नाम लेने वाला भी नहीं होगा। बेनाम के जुनून के सामने इसी तरह मिटकर रह जाएगा हर नाम। हर बड़े नाम को अपने नाम की तरह बेनाम बनाने में जुटा हुआ था बेनाम। ऊपर चढ़ता हुआ नाम सिर्फ दौलत और शोहरत ही नहीं, मौत भी अपने साथ लाता है। आह! ओलंपिक में दौड़कर तूने बहुत नाम कमाया है, ये ले इसका इनाम। आह! बेनाम के इन कारनामों ने शहर के साथ साथ प्रशासन में भी हड़कंप मचा दिया था और इसी के साथ इंस्पेक्टर विनय की जिम्मेदारी बढ़ गई। कमिश्नर साहब ने अल्टीमेटम दिया है कि अगले 5 दिनों में वो अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होना चाहिए जो शहर के हर नाम वाले को बर्बाद करने में जुटा हुआ है। इस अल्टीमेटम को पूरा करने के लिए मुझे अपनी जान तक दांव पर लगा देनी है। अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उस फर्ज के रखवाले ने दिन का चैन और रात की नींद हराम कर दी थी। ओह, लगातार 2 दिन ड्यूटी देने के बाद आज घर पर लौटा हूँ, लेकिन सफलता अभी मुझसे कोसों दूर है। अपनी लाख कोशिशों के बाद भी मैं उस शख्स की झलक भी नहीं देख पाया हूँ जो अपराध करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है रोशनी। ओह, एकाएक वहाँ चमकी उस रोशनी ने विनय को बिच्छू काटे सा चौंकाया। चीते की फुर्ती को मात करते हुए उसने एक तरफ छलांग लगा दी। वही विनाशकारी रोशनी यहाँ भी। ओह, अब वहाँ गूंजने वाले किसी भी धमाके से बचने के लिए तैयार नजर आ रहा था विनय, लेकिन धमाके की जगह गूंज उठा वो ठहाका। दिल्ली पुलिस का नामी इंस्पेक्टर कैमरे की फ्लैश की रोशनी से घबरा गया। पता नहीं मुजरिमों को कैसे पकड़ता होगा। ओह ममता, तुम? हाँ भाई, मैं कोई आसमान से गिरी चमकती बिजली नहीं हूँ जिसकी रोशनी से तुम डर जाओ। तुम शायद जानती नहीं ममता, आजकल रोशनी ने जो तांडव मचा रखा है वो मेरा ही क्या, पत्थरों का भी दिल दहलाने के लिए काफ़ी है। रोशनी के जिस तांडव की तुम बात कर रही हो उसकी मुझे खबर है, और साथ ही ये भी खबर है कि तुम ही क्या, पूरी दिल्ली पुलिस रोशनी से मौत का तांडव खेलने वाले उस शैतान को ढूंढ रही है। इसलिए आजकल शहर की कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। अपनी वीडियो मैगजीन के लिए मैं उस बिगड़ती कानून व्यवस्था को ही कवर कर रही हूँ। मैं इधर से गुजर रही थी तो सोचा कि तुमसे मिलते चलूं और साथ ही तुम्हें दिखाती चलूं कि आजकल शहर में क्या हो रहा है, जिसकी तरफ से तुम्हारी पुलिस आंखें मूंदे हुए है। बातों ही बातों में ममता ने अपने वीडियो कैमरे से कैसेट निकाली और उसे VCR में डाल दिया। देखो, पुलिस रोशनी वाले अपराधी को पकड़ने में व्यस्त है और इसी वजह से शहर में अपराधियों की बन आई है। खुलेआम लूटपाट हो रही है, राहजनी की जा रही है, सांप्रदायिक दंगे भड़काने का प्रयास करते लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कोई रोकने वाला नहीं है उन्हें। रोके भी तो कौन? उन्हें रोकने का दायित्व तो जिन हाथों में है वो तो हथकड़ियाँ लेकर सिर्फ एक ही अपराधी के पीछे पड़े हुए हैं। 1 मिनट ममता,
कैसेट को रिवाइंड करो, मुझे पिछले दृश्य एक बार फिर देखने हैं। ममता ने कैसेट को रिवाइंड किया और फिर जो चलाया तो बस ममता बस, यही कैसेट को पॉज कर दो, इसी दृश्य को मैंने ध्यान से देखना है। ममता के कैसेट को पॉज करते ही स्क्रीन पर नजर आते दृश्य पर चिपक कर रह गए विनय की नजरें। अगले ही पल उसकी आंखों में हीरे सी चमक दौड़ गई। ये तो वही है, इसका मतलब पांचों जिंदा है। बस ममता, अब मुझे इस फिल्म को देखने की कोई ज़रूरत नहीं, इसे तुम देखो। मैं परमाणु बनकर चला क्योंकि मुझे जल्द से जल्द पहुंचना है कालू प्रसाद यादव की कोठी पर। बाहर कोठी पर ताले लगे हुए हैं, लेकिन ये ताले मेरे इस विश्वास को नहीं डिगा सकते कि इनके पीछे कोठी के अंदर मौजूद है कालू प्रसाद यादव। छनाक, ये तो परमाणु वाह है, लेकिन ये यहाँ क्या करने पहुंचा? सारी दुनिया को ये बताने कि सुबह प्लेन में हुए धमाके में तुम पांचों का बाल भी बाका नहीं हुआ, तुम अभी भी जिंदा हो। ठक तड़। और इसलिए अंडरग्राउंड हो कि सारी दुनिया ये जान जाए कि पुल घोटाले में लिप्त तुम पांचों मर गए हो। अरे भाग रे मुलायम, घोटाले वाली ये फाइल इके हाथ ना लगनी चाहिए। भटाक। सारी दुनिया के साथ मैं भी यही समझता अगर मैंने वीडियो कैसेट में ट्रैफिक जाम में फंसी गाड़ी में इन्हें बैठे ना देख लिया होता। इस फाइल के साथ अब तुम एक ही जगह जाओगे बच्चों। दिल्ली पुलिस की कस्टडी में। ओह, इन्हें वहां पहुंचाकर तू और नामी हो जाएगा परमाणु, जबकि बेनाम तेरे नाम के अस्तित्व को मिटाना चाहता है। ओह, वही घातक रोशनी। कड़ाक। तो बेनाम ही वो शख्स है जो घातक रोशनी से हर नाम वाले को बेनाम करने में जुटा हुआ है, और ये ऐसा कर रहा है अपने शरीर पर लगे विशेष लेंसों की मदद से, जिनके कारण साधारण रोशनी भी विनाशकारी रूप धारण कर लेती है। लेकिन इसने मेरे सामने आकर बहुत बड़ी भूल की है, क्योंकि मैं इसके शरीर पर लगे एक भी लेंस को अब साबुत नहीं रहने दूंगा। ओह कुर्सियों पर सिर्फ बैठा जाता है परमाणु, उसे हथियार नहीं बनाया जाता। तेरे शरीर का हर हिस्सा भी इस कुर्सी की तरफ पिघलेगा। पिघला दे इस ससुरे परमाणु को बेनाम, हम तुम्हें 1 करोड़ रुपए इनाम में दूंगा। अगर ऐसा है तो अपने सेक्रेटरी से बोल दे कि अगले 5 मिनट में 1 करोड़ रुपया लेकर यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इतने ही टाइम में मैं परमाणु को राख बना दूंगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इसकी परमाणु रस्सी को राख बनाया है। इसकी घातक रोशनी की गर्मी में परमाणु रस्सी के अणुओं की खंड खंड करने की क्षमता है, और जब परमाणु रस्सी कुछ ना कर सकी तो परमाणु छल्ले क्या कर पाएंगे। ओह, मेरे शरीर पर लगे लेंसों के सामने हर हथियार बेकार है परमाणु, क्योंकि ये लेंस रोशनी में मौजूद गर्मी को कई हजार गुना बढ़ाकर सामने वाले हथियार और अपने दुश्मनों का नाम मिटाने में सक्षम है। बहुत खतरनाक है तेरे शरीर पर लगे लेंस, लेकिन ऐसा तभी है जब उनसे रोशनी कहीं से आकर टकराए। अगर रोशनी का साधन ही ना रहे तो खतरनाक लगने वाली तेरी लेंस शीशे के टुकड़े के सिवा कुछ भी नहीं रह जाएंगे। कड़ाक भटाक। और तू मिट्टी के पुतले के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। भटाक। परमाणु के एक ही वार ने बेनाम को धूल चटा दी, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए, क्योंकि दूसरे ही पल बेनाम ने कच्ची गोलियां नहीं खेली परमाणु। ऐसे ही किसी स्थिति से निपटने के लिए मैं अपने पास रखता हूँ छोटे छोटे बल्बों के जल उठने से चमकने वाली ये पोशाक, जिसकी रोशनी तेरे जैसों का नाम तो नहीं मिटा सकती, लेकिन तुझ जैसे से पीछा छुड़ाने का काम बड़े आराम से कर सकती है। उफ। रोशनी की वो चकाचौंध परमाणु की आंखों से टकराई और परमाणु को आंखें थाम कर बैठने के लिए मजबूर कर गई। इसी के साथ चीखा बेनाम, भागो यहाँ से, इस समय भागने में ही भलाई है। उफ, मेरी आंखें। लेकिन बेनाम भैया, फाइल तो ऊके पास ही है। फिलहाल फाइल की नहीं, अपनी चिंता करो बेवकूफ़ो, चलो यहाँ से। फिर बेनाम ना खुद वहाँ रुका और ना उसने किसी को वहाँ रुकने दिया।
पीछे रह गया परमाणु। काफ़ी देर बाद वो अपने आप को सामान्य कर पाया। उफ, रोशनी के रंगीन सितारे अभी भी मेरी आंखों के सामने नाच रहे हैं। इसी का फ़ायदा उठाकर निकल निकल भागे सारे। खैर, वे बचकर कहाँ जाएंगे। उनका कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए ये फाइल मेरे पास है, जिसको मैंने तुरंत ही पुलिस कमिश्नर को सौंपना है, और इसे वहाँ परमाणु नहीं, इंस्पेक्टर विनय पहुँचाएगा। फाइल को तुरंत ही कमिश्नर तक पहुंचाने का इंस्पेक्टर विनय का अरमान पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि कमिश्नर साहब तो एक बेहद ज़रूरी मीटिंग में शामिल होने के लिए मुंबई चले गए हैं। कल दोपहर तक वापस लौटेंगे। ओह, इसका मतलब इस केस पर आगे की कार्यवाही कल दोपहर के बाद ही शुरू हो पाएगी, और तब तक इस फाइल का पुलिस हेडक्वार्टर में रहना ही बेहतर होगा। काफ़ी सोच विचार करने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर रघुनाथ झा से बोला इंस्पेक्टर विनय, सर, कमिश्नर साहब के वापस लौटने तक मैं इस फाइल को आपके पास रखना चाहता हूँ। ओके इंस्पेक्टर, मैं इस फाइल को वहाँ रखवाने का इंतजाम करता हूँ। कुछ देर बाद पुलिस हेडक्वार्टर से निकला इंस्पेक्टर विनय फाइल की तरफ से पूरी तरह संतुष्ट था। अब मुझे कमिश्नर साहब से मिलने के लिए कल दोपहर तक का इंतजार करना होगा। इंस्पेक्टर विनय को अगले दिन की दोपहर का इंतजार था, जबकि कालू प्रसाद यादव और उसके साथियों को एक पल का भी इंतजार गवारा नहीं था। भैया बेनाम, तुम चाहो तो हमारी सारी दौलत ले लीजिए, लेकिन उस फाइल को दुनिया के सामने नहीं पढ़ने दीजिए। अगर ऐसा हुआ तो धूल में मिल जाएगा हमारा नाम। हमने पता लगा लिया है कि असिस्टेंट कमिश्नर ने पुलिस कस्टडी में कहीं रखी है वो फाइल। तुम्हें उस फाइल का नामो निशान मिटाना है बेनाम। ये तुम्हारे लिए चैलेंज है। मुझे ये चैलेंज मंजूर है। कल का सूरज बेनाम के लिए पुलिस हेडक्वार्टर पर आग बरसाएगा। कहर बरस रहा था बेनाम की आंखों से, जिसका शिकार बना असिस्टेंट कमिश्नर रघुनाथ झा। बर्फ के पानी में लिटा करके तुम कभी नहीं जान पाओगे कि मैंने पुल घोटाले वाली फाइल कहाँ रखी है। पानी ठंडा हो तो सचमुच जुबान को ठंड जकड़ देती है और वो खुलने लायक नहीं रहती, लेकिन पानी गर्म हो तो निकलती है चीखें। इसलिए इस पानी को भी गर्म करना होगा, और उसके लिए सिर्फ इस लेंस को थोड़ा हरकत में लाना होगा। बेनाम के लेंस को छोड़ने के साथ ही उससे निकलकर रोशनी पानी से टकराई। इसी के साथ पानी तेजी से गर्म होने लगा। देख, ये पानी गर्म हुआ, और अब देख, ये पानी खोलने लगा है। और इसी के साथ तेरा सारा शरीर मोटे मोटे फफोलों से भरने लगा है। तुझे भयंकर पीड़ा हो रही है, इसलिए चीख, खूब चीख, और तब तक चीखता रह जब तक तेरा शरीर आलू की तरह उबलकर इस खोखले पानी में फना नहीं हो जाता। पल प्रतिपल खोलते जाते पानी और असहनीय पीड़ा ने रघुनाथ झा को जुबान खोलने पर मजबूर कर दिया। मुझे यहाँ से निकालो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। जल्द ही नजर आया पुलिस हेडक्वार्टर से कुछ ही दूर स्थित थर्मल पावर स्टेशन पर। विजेता की तरह मुस्कुराया बेनाम। कमिश्नर का ऑफिस 7वीं मंजिल पर है, जिसकी दाईं दीवार में फिट है सहायक कमिश्नर का वो पर्सनल लॉकर, जिसमें बंद है पुल घोटाले की फाइल। इस समय वो दाईं दीवार एकदम मेरे निशाने पर है। अब कुछ देर बाद उस दीवार में न लॉकर रहेगा और न फाइल। सूरज की एक किरण बेनाम के शरीर पर लगे कई लेंसों से टकराई, घातक रूप धरकर आगे बढ़ी और जा पहुंची अपने लक्ष्य तक। एक पल बाद ही उसने अपना घातक प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। ओह, ये क्या? साहब के लॉकर से तो धुआं निकल रहा है। ओह नो, पुल घोटाले की फाइल इसी लॉकर में मौजूद है। इसमें से धुआं निकलने का मतलब है उस फाइल का राख हो जाना, जिसे राख करने वाला है थर्मल पावर स्टेशन की इमारत पर मौजूद बेनाम की जिंदगी का यह आखिरी कारनामा होगा, क्योंकि अब उसे बचकर नहीं जाने देगा परमाणु। रुक जा बेनाम, आज तेरे जेल की सलाखों के पीछे गुमनाम होने का वक्त आ गया है। बेवकूफ़ परमाणु, जानता है तू किसे गुमनाम करने की बात कर रहा है?
जिसने कई करोड़ों मील दूर स्थित सूरज को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा है, और यह है उसका नमूना। उफ, बचने का प्रयास करते करते भी फंस गया परमाणु। और इसी के साथ शैतान की तरह ठहाका लगा उठा बेनाम। भीषण ताप महसूस कर रहा है ना परमाणु? इस ताप की बदौलत भस्म होने से तू ज़्यादा देर तक नहीं बच पाएगा परमाणु। तेरे शरीर पर मौजूद एस्बेस्टस की पोशाक के पिघलते ही आह, तेरा नामो निशान भी सदा के लिए मिट कर रह जाएगा। आह, इस ताप के दायरे में मैं बुरी तरह फंसा हुआ हूँ। इससे बचने के लिए मैं अपनी बेल्ट का इस्तेमाल करके ना उड़ सकता हूँ और ना ट्रांसमिट हो सकता हूँ, क्योंकि इस भीषण ताप में परमाणु बेल्ट के इस्तेमाल करने से हो सकता है ऐसा विस्फोट जो पूरे शहर के लिए विनाशकारी साबित होगा। और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए मैं लाखों जिंदगियों से हरगिज नहीं खेल सकता। परमाणु के हलक से गूंजती पीड़ा भरी चीखें उस समय और भी तेज हो गई और होती चली गई जब उसके शरीर पर मौजूद एस्बेस्टस ने उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। फफोलों से भरता चला गया परमाणु का शरीर। एक क्षण बाद ही वो बेजान सा होकर नीचे आ गिरा। मेरे शरीर पर लगे लेंसों की बदौलत जो सूरज मेरी मुट्ठी में है परमाणु, उसके प्रकोप का तूने सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर देखा है परमाणु। तो उनकी वजह से मर जाए उससे पहले मैं तुझे पूरी फिल्म भी दिखाता हूँ, यहाँ आसपास मौजूद नामी इमारतों को धूल में मिलाकर। ये देख, ये धूल में मिलने वाली दिल्ली की सबसे ऊंची डीडीए की इमारत विकास मीनार, ये गई आईजी स्टेडियम की छत वड़ूम, और ये देख परखच्चे उड़ गए मशहूर आईटीओ बिल्डिंग के। उफ, ये सिलसिला पूरे शहर को तबाह करने पर तुला हुआ है। मुझे इसे रोकना होगा। और अगर मैं कोशिश करूं तो ऐसा कर भी सकता हूं, क्योंकि इसका ध्यान मेरी तरफ से हट गया है। अपने बेहाल शरीर को हरकत में लाने के लिए परमाणु ने अपने शरीर में मौजूद ताकत के हर कतरे का इस्तेमाल किया, और उसी की बदौलत बेनाम पर वो वार करने में सफल हुआ। परमाणु के तेज वार से संतुलन खो बैठा बेनाम, और 50 फीट नीचे कठोर जमीन की तरफ लहरा उठा। लेकिन बीच रास्ते में ही मौजूद उस लोहे के पोल ने उसे जमीन तक नहीं पहुंचने दिया। मेरी मंजिल जमीन नहीं, आकाश की ऊंचाई है, और वहां तक कैसे पहुंचा जाता है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। बेनाम के शरीर के हल्के झटके के साथ ही खास एंगल में सेट हुए लेंस से गुजरकर उस रोशनी ने ऊपर से गुजरती लोहे की मोटी तार को गलाकर तोड़ डाला, जिसकी मदद से ऊपर चढ़कर बेनाम एक क्षण बाद ही परमाणु के सामने नजर आया। बेनाम का नाम मिटाने की कोशिश करके तूने अपनी मौत को बहुत जल्दी बुला लिया है परमाणु। जाकर खो जा मौत के अंधेरे में। उस विनाशकारी रोशनी के अपने तक पहुंचने से पहले ही परमाणु अपनी सारी शक्ति संजोकर हवा में लहराया और पास ही मौजूद चिमनी के पीछे जा पहुंचा। चूहे की तरह इस चिमनी के पीछे छिपकर तुम मौत रूपी बिल्ली के पंजों से नहीं बच सकता परमाणु। फौलाद की ये चिमनी ज़्यादा देर तक तेरी ढाल नहीं बनी रह सकती। मेरे लेंसों से निकली आग इसे कुछ ही पलों में पिघलाकर तुझे मौत के सामने ला खड़ा करेगी। ऐसा नहीं होगा बेनाम, क्योंकि इस चिमनी की बदौलत मैंने तेरे उन लेंसों से निपटने का तरीका सोच लिया है जो सूर्य को तेरी मुट्ठी में रखते हैं। और ऐसा करने के लिए मुझे सिर्फ इतना करना होगा कि गर्म हो चुकी इस चिमनी को अपनी ताकत लगाकर तेरी तरफ झुकाना होगा। बाकी का काम चिमनी से धुएं के रूप में निकलता ढेरों कार्बन अपने आप कर देगी। इससे तेरे सभी विनाशकारी लेंसों की सतह इतनी काली पड़ जाएगी कि सूर्य की रोशनी का एक कतरा भी उन तक नहीं पहुंच पाएगा। वैसे तू उन लेंसों से काला कार्बन हटाने की कोशिश तो खूब करेगा, लेकिन अब तेरे पास इतना टाइम कहाँ है। भटाक
क्योंकि तेरे लेंसों की तरह तेरा दिमाग भी काले अंधेरे में डूबने जा रहा है। धाड़ अब ना उठ सका बेनाम। परमाणु की हिम्मत, साहस और बुद्धि की बदौलत न सिर्फ बेनाम बल्कि पूल घोटाले में लिप्त पांचों अपराधी भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए थे। और इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको परमाणु की ये कॉमिक्स कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।